दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्रैब एंड द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, तो इस क्या मतलब हुआ इसका? केकड़ा और ब्राह्मण। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। In Sumerpur village there lived a Brahmin named धनीराम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है, और जब भी पास्ट इंडेफिनेट में हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन सुमेरपुर विलेज मतलब कि सुमेरपुर गांव में देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड धनीराम। धनीराम नामक, नेम्ड का मतलब होता है नामक, धनीराम नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सुमेरपुर गांव में धनीराम नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। ही हैड सम फील्ड्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कहीं पर ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है या था, और ये पास्ट पजेसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड, उसके पास था या थी, सम फील्ड्स, कुछ खेत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हैड सम फील्ड्स, उसके कुछ खेत थे। दे यील्डेड गुड हार्वेस्ट, और वो क्या थे? वो बहुत अच्छी फसल देते थे, या कह सकते हैं उनसे बहुत अच्छी फसल उपजती थी। इन द फैमिली मतलब परिवार में, ही हैड अ वाइफ ओनली। क्या मतलब हुआ? इन द फैमिली मतलब परिवार में, ही हैड ए वाइफ ओनली, उसकी सिर्फ एक पत्नी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि परिवार में सिर्फ उसकी एक पत्नी थी। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज अ पॉन्ड नियर हिज फील्ड्स। क्या मतलब हुआ? पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। देयर वॉज ए पॉन्ड नियर हिज फील्ड मतलब उसके खेतों के पास एक तालाब था। ड्यूरिंग आ समर डे, समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु या कह सकते हैं गर्मियों का समय। ड्यूरिंग अ समर डे मतलब कि गर्मियों के दिन के दौरान। ही डिसेंडेड, डिसेंड का मतलब होता है उतरना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही डिसेंडेड इनटू द पॉन्ड, वो तालाब में उतरा। टू कूल हिमसेल्फ, खुद को ठंडा करने के लिए। देयर ही सॉ, और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। देयर ही सॉ, जहाँ उसने देखा। अ गोल्डन क्रैब, जहाँ उसने एक सुनहरे केकड़े को देखा। ही लाइक्ड इट, उसे वह अच्छा लगा। एंड पिक्ड इन हिज हैंड, और उसे अपने हाथों में उठा लिया। द क्रैब क्लोड एट धनीराम्स नोज प्लेफुली टिकिंग इट इन द प्रोसेस। क्या मतलब वो जो क्रैब था, मतलब जो केकड़ा था, क्लोड वो उसने पंजे चला दिए। एट धनीराम्स नोज मतलब कि धनीराम की नाक पर। प्लेफुली मतलब खेलते खेलते। टिकलिंग गुदगुदी करते हुए। इट इन द प्रोसेस इस क्रिया में। चलिए आगे देखिए। आफ्टर कूलिंग डाउन मतलब ठंडा होने के बाद। ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड मेड अ स्मॉल शेडी शेल्टर, और उसने एक छोटा सा, ये मेक की सेकंड फॉर्म में, बनाया। क्या बनाया? स्मॉल छोटा सा शेडी शेल्टर मतलब छायादार एक शेल्टर बनाया। शेल्टर का मतलब होता है कोई आश्रय, उसने एक आश्रय बनाया। ऑन द बैंक मतलब कि किनारे पर। फॉर द क्रैब, क्रैब के लिए, उसके केकड़े के लिए। टू रेस्ट इन, उसमें वहाँ पर आराम करने के लिए। चलिए आगे देखिए। इन द इवनिंग मतलब शाम को। वैन ही स्टार्टेड टू गो, जब वह जाने लगा। होम, तो इसका क्या मतलब हुआ? इन द इवनिंग वैन ही स्टार्टेड टू गो होम, शाम में जब वह घर जाने लगा। ही सॉ, उसने देखा। द क्रैब, उसने केकड़े को देखा। स्ट्रेचिंग इट्स क्लॉज, क्लॉज का मतलब पंजे, और स्ट्रेच का मतलब फैलाना। उसने क्रैब को, केकड़े को अपने पंजे फैलाते हुए देखा। एज जैसे कि, इफ़ टेलिंग जैसे वो कह रहा हो।
हिम उसको, टू टेक इट अलोंग उसे अपने साथ ले जाने को। चलिए आगे देखिए, ही कैरीड द क्रैब होम, ये कैरी की सेकंड फॉर्म है कैरिड, इसका मतलब होता है ले जाना। ही कैरीड द क्रैब होम, वह केकड़े को घर ले गया। एंड सैड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, इट इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। दोस्तों यहाँ पर इस केकड़े के लिए इट का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी किसी पशु के लिए, जानवर के लिए किसी भी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो हमें वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। और आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है कि इट का प्रयोग पशुओं के लिए किया जाता है, पशुओं के लिए या जानवरों के लिए किया जाता है, और ये एक प्रोनाउन है। इट इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। द वाइफ लाफ्ड, जो पत्नी थी, जो पत्नी हंसी। एवर हर्ड, क्या कभी सुना है, ऑफ अ फ्रेंडशिप, एक दोस्ती के बारे में, बिटवीन अ क्रैब एंड ए मैन, मतलब कि एक आदमी और केकड़े के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, जो पत्नी थी वो हंसी और उसने क्या कहा, क्या कभी सुना है, मतलब कि केकड़े और आदमी के बीच में दोस्ती के बारे में। चलिए आगे देखिए, वाई नॉट, क्यों नहीं, ऑल क्रिएचर्स कैन बिकम फ्रेंड्स, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, उसे क्रिएचर कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वाई नॉट, क्यों नहीं, ऑल क्रिएचर्स कैन बिकम फ्रेंड्स, सारे जो प्राणी हैं वो दोस्त बन सकते हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। द ओनली थिंग नीडेड, मतलब और जिस चीज़ की ज़रूरत है, इज़ ट्रस्ट, वो क्या है, विश्वास, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द ओनली थिंग नीडेड इज़ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, मतलब सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, भरोसे और ईमानदारी की। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है जहाँ जो ये बोली गई है, वास्तव में हम सब एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है, भरोसे और ईमानदारी की। चलिए आगे देखिए, नाउ, अब, द ब्राह्मण वुड टेक द क्रैब होम, क्या मतलब हुआ, और वुड का प्रयोग पास्ट के अंदर किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अब, द ब्राह्मण वुड टेक द क्रैब होम, जो ब्राह्मण था वो केकड़े को घर ले जाता इन द इवनिंग, शाम को, एंड ब्रिंग टू द पॉन्ड, और वो तालाब पर ले आता इन द मॉर्निंग्स, मतलब सुबह को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अब क्या होता था कि जो ब्राह्मण था वो केकड़े को घर ले जाता शाम को और उसे ले आता, तालाब पर ले आता इन द मॉर्निंग, सुबह को। चलिए आगे देखिए, देयर वॉज अ क्रो नेस्ट, क्रो का मतलब है कौवा, कौवा, और नेस्ट का मतलब घोंसला। देयर वॉज ए क्रो नेस्ट ऑन ए ट्री ऑन हिज वे, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर वॉज ए क्रो नेस्ट ऑन अ ट्री ऑन हिज वे, मतलब कि उसके रास्ते पर, एक पेड़ पर एक कौवे का घोंसला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि उसके रास्ते पर एक पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। द हैन क्रो, हैन क्रो का मतलब हो गया फीमेल कौवा, उसे हैन क्रो कहा जाता है। जो हैन क्रो थी, विश्ड, उसने विश की, मतलब कि उसने क्या किया, इच्छा की, टू ईट, खाने की, द बिग आइज, बड़ी बड़ी आंखों को, ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो हैन क्रो थी, जो फीमेल कौवा थी, उसने इच्छा की ब्राह्मण की बड़ी आंखों को खाने की। द क्रो ट्राइड टू डिसवेड, डिसवेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या फिर मना करना, ये एक वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर दो वर्बों को प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो जो पहली वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम दूसरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हमें टू लगाना होता है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्रो ट्राइड टू डिसवेड हर, मतलब क्रो ने, कौवे ने कोशिश की उसे रोकने की या कि उसे मना करने की, बट फेल्ड, लेकिन वो विफल हो गया। द हैन क्रो, जो हैन क्रो थी, जो फीमेल कौवा थी, वॉज इन द फैमिली वे, वो क्या थी, परिवार में थी। सो इसलिए, द क्रो डिड नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हर, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए द क्रो, जो कौवा था, डिड नॉट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हर, वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना। चलिए आगे देखिए,
द क्रो डिसाइडेड टू befriend अ स्नेक। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, befriend का मतलब होता है दोस्ती करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब है डिसाइड, और पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंगली सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना या किसी चीज़ पर का निर्णय करना, और उस टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको समझ लीजिए। द क्रो डिसाइडेड टू befriend अ स्नेक। कौवे ने एक सांप से दोस्ती करने का फैसला किया। इट पिक्ड अप ए डेड रैट। उसने पिक मतलब उठाना, उसने उठाया, क्या उठाया, अ डेड रैट, एक मरे हुए रैट को, चूहे को, फ्रॉम अ डंप, एक डंप से मतलब कि कूड़े से, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे ड्रॉप कर दिया मतलब कि छोड़ दिया, नियर द स्नेक पिट। कहाँ छोड़ दिया, नियर द स्नेक पिट, जो स्नेक पिट था मतलब जो सांप का बिल था उसके पास उसने उसको छोड़ दिया। तो आप इसको समझ ही गए होंगे, उसने एक मरे हुए चूहे को उठाया एक कूड़ेदान से, डंप से, और उसने उसको छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, नियर ए स्नेक पिट मतलब एक सांप के बिल के पास। आ कोबरा केम आउट, एक जो कोबरा सांप था वो बाहर आया, एंड स्वेलोड इट, स्वेलो का मतलब निगल जाना, स्वेलोड इट, उसको निगल गया। द क्रो फैड द कोबरा। दोस्तों ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है खिलाना, और फैड मतलब खिलाया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द क्रो फैड द कोबरा एवरी डे। जो कौवा था वो फैड करता था मतलब खिलाता था द कोबरा को एवरी डे, हर रोज़। दे बिकम फ्रेंड्स, वो दोस्त हो गए। दोस्तों ये शायद गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहानी के अनुसार सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो आप इसे बिकेम ही समझें। तो क्या मतलब हुआ, दे बिकेम फ्रेंड्स, वह दोस्त बन गए। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, शायद मेरे बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, गला भी दर्द है और कोल्ड है, फीवर भी है, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाता हूँ, और शायद जब मैं बोलता हूँ तो शायद कुछ नेजल साउंड भी आता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ वर्ड्स की मैं गलत प्रोनाउंसिएशन भी करूँ। मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, क्रो सैड, कौवे ने कहा, फ्रेंड दोस्त, डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करो। फेवर मतलब एहसान, डू मी अ फेवर, एक मुझ पर एक एहसान करो। यू मस्ट बाइट अ ब्राह्मण, मतलब तुम्हें अवश्य, मस्ट का मतलब अवश्य ही, यू मस्ट बाइट, तुम्हें अवश्य ही काटना चाहिए, अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को। माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट हिज आइस। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य के अंदर भी दो वर्बों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर वॉन्ट्स का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी हमारा कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट में होता है तो वहाँ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वॉन्ट की फिफ्थ फॉर्म है वॉन्ट्स। तो क्या मतलब हुआ, माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट हिज आइस, मेरी पत्नी उसकी आंखों को खाना चाहती है। आई कांट डिसअपॉइंट हर, मैं उसे निराश नहीं कर सकता। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन ब्राह्मण वॉज कमिंग टू हिज फील्ड, जब ब्राह्मण था वो अपने खेतों पर आ रहा था। द कोबरा बिट हिम, कोबरा ने उसको काट लिया। ये बाइट की सेकंड फॉर्म है, कोबरा बिट हिम, कोबरा ने उसे काट लिया। द ब्राह्मण फेल डाउन, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल, आप इसे नोट कर सकते हैं। द ब्राह्मण फेल डाउन, जो ब्राह्मण था वो नीचे गिर गया। अ वाइट फॉर्म ट्रिकल्ड आउट फ्रॉम हिज माउथ, और एक जो वाइट कलर की मतलब एक सफ़ेद झाग था वो उसके मुंह से बाहर आया। द क्रैब हैड सीन इट ऑल, दोस्तों ये पास परफेक्ट का वाक्य है, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सी की थर्ड फॉर्म है सीन, तो क्या मतलब हुआ, और सी मतलब होता है देखना। द क्रैब हैड सीन इट ऑल, जो केकड़ा था उसने ये सब देख लिया था। एज सून एज, जैसे ही, द क्रो फ्ल्यू डाउन, जो कौवा था वो नीचे आया। टू गोर्ज ब्राह्मण्स आइज, गोर्ज मतलब निकालना, टू गोर्ज ब्राह्मण्स आइज मतलब कि ब्राह्मण की आंखों को निकालने के लिए, आइज आउट। द क्रैब स्प्रैंग इनटू एक्शन, जो केकड़ा था वो एक्शन में मतलब कि वो तुरंत एक्शन में आ गया। इट क्लैम्ड इट्स क्लोज, उसने अपने जो पंजे थे उनको गड़ा दिया। ऑन द क्रोज एंड स्नैक्स मतलब कौवे और सांप की गर्दनों पर। चलिए आगे देखिए। इट स्पोक, वह बोला, यू हैव बिटन माई फ्रेंड, तुमने, और दोस्तों ये बाइट की थर्ड फॉर्म है, यू हैव बिटन माई फ्रेंड, तुमने मेरे दोस्त को काटा है। सक द पॉइजन, सक मतलब चूसना, सक द पॉइजन आउट मतलब कि पॉइजन को, जहर को चूस कर बाहर निकालो, और या नहीं तो आई विल स्ट्रैंगल यू बोथ थ्रू डेथ, वरना स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला दबाना।
दम घोटना, आई विल स्ट्रैंगल यू बोथ टू डेथ, वरना मैं तुम दोनों का गला दबाकर मतलब कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा, डेथ मतलब तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। इट ब्रॉट डाउन द क्लैम्प, उसने अपना क्लैम्प को जो उसकी पकड़ थी उसको नीचे किया। होल्ड ऑन द स्नैक, और उसको सांप को क्या करा, होल्ड ऑन द स्नैक टूवर्ड्स इट्स टेल, और उसने उसके मतलब कि जो स्नेक की सांप की तो पूंछ थी उसकी तरफ से उसको पकड़ लिया। टू इनेबल इट, उस चीज़ को इनेबल करने के लिए। इट टू डू द सकिंग, मतलब कि उसको चूसने के लिए, इनेबल करने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को कर सके। वैन, जब, द पॉइजन गॉट सक्ड, जो पॉइजन था, जहर था, वो चूस लिया गया। आउट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण में से। ही रीगेंड कॉन्शियसनेस, रीगेन का मतलब होता है दोबारा से कोई चीज़ हासिल करना। ही रीगेंड कॉन्शियसनेस, उसने मतलब वह होश में आ गया। द क्रैब किल्ड बोथ द इविल क्रिएचर्स, इविल का मतलब होता है दुष्ट, क्या मतलब हुआ, जो क्रैब था, खेकड़ा था, उसने उन दोनों दुष्ट प्राणियों को मार दिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है, इविल मीट्स इविल एंड, क्या मतलब हुआ, जो इविल मीट्स इविल एंड मतलब कि बुराई का अंत बुरा होता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का मॉरल था। और दोस्तों यदि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।